स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और कोरोना से लेकर अपडेट देते हैं। कोरोना के नए मामलों में आई है कमी। लगातार तीसरे दिन आंकड़ा 3 लाख से कम हुआ है। बीते 24 घंटे में 2,67,000 मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 4,22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते 24 घंटे में 4,525 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो कोरोना को लेकर देश में अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ राहत की खबर ये है कि जो नए केसेस हैं वो कम हुए हैं, उनके आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। लगातार तीसरे दिन आंकड़ा 3 लाख से कम रहा है। बीते 24 घंटे में 2,67,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,22,000 से ज्यादा जो है लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में 4,525 लोगों ने दम तोड़ दिया है। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी लगातार कम हो रहे हैं आंकड़े। बीते 24 घंटे में 28,438 कोरोना मरीज सामने आए हैं और इस दौरान 679 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब तक 54,33,000 लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अब तक 83,777 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो ये महाराष्ट्र का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी कोरोना को लेकर क्या कुछ हाल है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना पीक खत्म। बीते 24 घंटे में 6,577 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 12,665 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। एक्टिव केस 1 लाख से नीचे पहुंच गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी हालात जो हैं वो अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। 12,665 लोग ठीक होकर घर पहुंच गए हैं, ये एक अच्छी खबर है। एक्टिव केस 1 लाख से नीचे पहुंचे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना पीक खत्म। और अच्छी बात यह है कि जो केसेस हैं वो अब कम होते दिखाई दे रहे हैं। 6,577 कोरोना संक्रमित मिले हैं पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से राहत भरी खबर सामने आ रही है। बीते 24 घंटे में 8,737 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 255 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों में 56% की कमी आई है और रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 90.6% रिकवरी रेट है। पॉजिटिविटी रेट जो है 3.2% है। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। यूपी में भी केसेस कम आ रहे हैं। बीते 24 घंटे का हाल हम आपको बता रहे हैं। और देहरादून से सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता। सबसे पहले देहरादून चलेंगे। सुदीप, अभी उत्तराखंड में क्या कुछ हाल है, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि पहाड़ों तक कोरोना पहुंच रहा है, वहां पर अगर पहुंच जाता है, गांवों में पहुंच जाता है तो दिक्कत होगी लोगों को। देखिए, पहाड़ों में और गांव में जो कोविड है वो पहुंच चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी संख्या में लोग बुखार, जुकाम और जो कोविड के लक्षण हैं उनसे पीड़ित हैं। और हरिद्वार जिले के एक गांव में और पौड़ी जिले के एक गांव में सूचना यह है कि 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन स्टेट में भी ओवरऑल आंकड़ों पर बात करें तो ओवरऑल आंकड़े जो है वो बताते हैं कि कल एक बहुत बड़ी राहत आई है। कल 7,000 के आसपास मरीज ठीक हुए, जबकि नए मरीज 4,000 थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि कल मौतों का आंकड़ा बहुत कम हुआ है। कल 2 अंकों में यानी 83 मौतें कुल हुई है, जो संख्या 200 को पार कर रही थी उत्तराखंड में। तो निश्चित तौर पर जो पूरे देश में एक ट्रेंड है कोविड को केसेस कम होने का, वो उत्तराखंड में भी है। सरकार ये कहती है कि जो कोविड कर्फ्यू लगाया गया, जिसका सख्ती से पालन कराया गया, उसका ये प्रतिफल है कि
केसों में कमी आई है और सरकार ने एक बार लिहाजा इसीलिए कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया है नई शर्तों, नई सख्तियों के साथ। लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ की एक अपनी अलग विषम समस्या है। वो पहाड़ के गांव में कोविड को लेकर है, जहां अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं। बिल्कुल। कुछ जगहों पर पहुंच भी रही हैं, तो पर स्वास्थ्य जांच, हेल्थ चेकअप कैंप नहीं लग पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। ठीक है, आनंद के पास चलेंगे मुंबई। आनंद, आप हमें एक बार बताइए कि वहां पर तो तूफान भी आया हुआ है, लगातार हम देख भी रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि वैक्सीन के लिए अभी कहा गया है, उसको रोक दिया गया था। क्या अपडेट क्या है पूरी खबर को लेकर? जो अपडेट ये है कि अभी वैक्सीनेशन तो पिछले 3 दिनों से जो बड़े शहर है वहाँ पे बंद है, और जो छोटे छोटे जिले हैं वहाँ पे 5 दिनों से बंद है। मुंबई में तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन बंद है, क्योंकि आपको पता है जो तौकते चक्रवात तूफान आया था उसके कारण मुंबई अभी भी संभली नहीं है। अभी भी जो 4 जहाज डूबे थे वहां से लोगों को रिस्क्यू का ऑपरेशन अभी भी जारी है, 24 घंटे बाद भी जारी है। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में कोरोना के लेके अभी आंकड़े तो कम दिख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों में, मरीजों में देने के लिए सरकार और प्रशासन को अड़चने आ रही है, ये सच्चाई है। और आपको बता दूं कि मुंबई का खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि अभी भी बारिश शुरू है धीरे धीरे। और महाराष्ट्र का जो टास्क फोर्स है उसने स्टेट गवर्नमेंट को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि आप आने वाली तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए मुंबई में जो बीकेसी है, जहाँ पे सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया था, और भी कोविड सेंटर्स बनाने की जरूरत है, ऐसा टास्क फोर्स ने साफ तौर पे कहा है। तो मुझे लगता है आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें कुछ कोरोना को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। गुलशन सैफी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलशन, अभी दिल्ली का क्या कुछ हाल है, क्या अपडेट है? जी, दिल्ली बिल्कुल बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, लगातार एक के बाद एक लॉकडाउन को बढ़ाया गया, वो इसी प्रयास था कि किसी तरीके से बेकाबू कोरोना की रफ्तार को काबू किया जा सके। और उसके सुखद परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। जो नई इन्फेक्शन रेट है वो 7% से भी कम आ गई है और 4,482 नए मामले आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या अब 50,000 से 55,000 के बीच में रह गई है। जी गुलशन, एक बार अब हमें ये भी बताइए कि लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि दिल्ली में बेड नहीं मिल रहे हैं, अभी ताज़ा स्थिति क्या है? और अगर किसी हॉस्पिटल में जाना है, किसी को एडमिट होना है, ऐसी कोई हालत होती है, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है? फिलहाल जो वैकेंट बेडों की संख्या है उसमें काफी इजाफा हो गया है। अब उतनी मारामारी नहीं रही है जितनी पहले दूसरे और तीसरे सप्ताह में थी। चौथे सप्ताह तक आते आते दिल्ली इस जो हालात से काफी उभर चुकी है। अब किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे तो आपको बेडों की, ऑक्सीजन बेडों की जो है वो उपलब्धि मिलेगी। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि आईसीयू बेडों की आज भी उतनी संख्या भारी खाली नहीं है जितनी की इतनी जो एवरेज है वो कम होने के बाद होनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार मौतों का सिलसिला आप देख रहे हैं 350 और 300 के बीच में बना हुआ है। कुछ ही दिन ऐसे थे जिनमें जो है लगातार 300 से नीचे मौतें आई, लेकिन लगातार आप देख रहे थे कि 300 और 350 के बीच में मौतें होने से गंभीर रोगी ज्यादा थे। इसलिए आईसीयू बेडों की संख्या तो कम मानी जा सकती है, लेकिन सामान्य ऑक्सीजन बेडों की संख्या फिलहाल है। ठीक है, सुदीप जैन, आप हमें एक चीज समझाइए कि अगर उत्तराखंड में पहाड़ पर कोरोना वायरस फैलता है, चूंकि पहुंच तो चुका है जैसा कि आप बता भी रहे हैं, तो अगर वो फैलता है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए, क्योंकि आम सुविधाएं जब पहाड़ पर नहीं पहुंच पाती हैं तो यहाँ तो बहुत सारी चीजें, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं पहुंचानी पड़ेंगी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी देखिए, अगर हम कल के ही आंकड़ों पर नजर डालें तो अल्मोड़ा में 300 के आसपास केस हैं, उत्तरकाशी में 200 से अधिक केस हैं, गढ़वाल मंडल में पौड़ी जिला सबसे ऊपर है संक्रमण और केस के मामले में, जो कि देहरादून को होना चाहिए था। कुमाऊं मंडल में नैनीताल जिला है, हालांकि कुमाऊं मंडल में रामनगर और थोड़ा मैदान का भी पार्ट है और पहाड़ का भी है। देखिए, ये आंकड़े हमें वो मिलते हैं जो शहर में जांचें हो रही हैं, जो रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड होती है वो हमें मिल जाती है। और ग्रामीण अंचलों में क्या जांचें हुई, इनकी रिपोर्ट कब तक अपलोड होती है, पिक्चर बहुत साफ नहीं है। हालांकि बीते 5 दिनों से शासन का और जिले स्तर पर फोकस ग्रामीण इलाकों पर अधिक है। इतवार को हमने, रविवार को देखा कि मुख्यमंत्री ने, मंत्री हरक सिंह रावत ने जो भी रिलीफ मटेरियल मिला कोविड से रिलेटेड वो पहाड़ के जिलों में भेजा गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड भेजे गए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी लगातार मदद कर रहे हैं, चाहे कुमाऊं मंडल के दूरस्थ जिले हो, चाहे गढ़वाल मंडल के। ये सरकार को भी लगता है कि कहीं ना कहीं समस्या है पहाड़ के गाँव में, जहाँ हेल्थ फैसिलिटी इतनी बेहतर नहीं है। जो छोटे पीएससी सीएससी हैं वो बंद हैं, तो कुछ स्थानों पर डॉक्टर नहीं है, लिहाजा ये चुनौती सरकार के लिए निश्चित तौर पर है। सबसे पहले तो सुदीप, यहाँ पर लगता है क्या कि यहाँ पर जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाना चाहिए? क्या पहाड़ पर टेस्टिंग हो रही है प्रॉपर? देखिए, टेस्टिंग बढ़ाए जाने के लिए निर्देश तो सरकार ने दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहाड़ों में उस गति से अभी तक टेस्टिंग नहीं हो पा रही है जिस गति से टेस्टिंग की जरूरत थी। जो गांव है, गांव में कुछ जगहों पर टीमें पहुंच पा रही है तो कुछ जगहों पर टीमें नहीं पहुंच पा रही है। रुड़की के
हरिद्वार जिले के रुड़की तहसील का लिब्बरहेड़ी एक गांव है, वहां 25 से अधिक मौतें बताई जाती हैं और वो गांव बहुत सेंसिटिव हो गया है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहीं पहुंच गई हैं, पूरे क्षेत्र को कंटेन करा रही हैं। इसी प्रकार पौड़ी जिले में स्थिति नाजुक बताई जाती है, टिहरी जिले में नाजुक बताई जाती है, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी नाजुक बताई जाती है, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में। सरकार कोशिशें कर रही है, निजी संस्थाएं भी मदद कर रही है कि पैरासीटामोल जैसी टैबलेटें, कुछ जरूरी चीजें पहुंचे जो एक बार को लोगों की कुछ रिलीफ हो, कंट्रोल हो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह फैलेगा। जो एक कुंभ मेले का आयोजन, दूसरा जो दूसरे प्रदेशों से मुंबई या दिल्ली या गुड़गांव हरियाणा से जो लोग पहाड़ लौटे प्रवासी, चाहे वो श्रमिक थे, होटेलियर थे या कहीं नौकरी पेशा थे, वो जो करीब 1.25 लाख लोग लौटे, उनसे भी संक्रमण बढ़ा और लोगों ने तबीयत बिगड़ने पर कुछ खुद भी देरी की, लिहाजा ये समस्या खड़ी हुई। आनंद, एक बार आप हमें बताइए कि वहां पर जो लोग हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में या फिर और जगहों पर, आप हमें एक बार समझाइए कि अभी उनको दिक्कतें क्या पेश आ रही हैं। सामने अभी है तो रोजगार की है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अगर देखा, लोग भारी पड़ रहे हैं घरों के रोजगार के सिलसिले में बाहर निकल रहे हैं, तो उनको रोकना, उनका घर चलना चाहिए, इतनी आमदनी उनको मिलनी चाहिए, इसके लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। और दूसरी चीज है कि लोगों में अवेयरनेस जो है दूसरी लहर में भी देखा नहीं गया, जिसके कारण हमने 69,000 तक हमने आंकड़े देखे थे, मृतकों का आंकड़ा भी 980 के ऊपर देखा था। तो कुल मिला के दूसरी लहर में सरकार जो है अवेयरनेस करने में कमजोर गिर रही है। और मैं आपको बता दूं कि लोग ज्यादा परेशान है, अस्पतालों में जब जाते हैं तो उनके मरीजों को अंदर क्या ट्रीटमेंट चल रहा है ये बाहर पता नहीं होता, जिस कारण आपको बता दूं कि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर और मरीजों के रिश्तेदार, इनमें जो तनाव निर्माण हुआ था उसकी वजह यह है कि अपने पेशेंट के ऊपर अंदर हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट चल रहा है ये पता नहीं होता था। और ऑक्सीजन की दिक्कत थी, अभी वो धीरे धीरे कम हो रही है। वैक्सीनेशन को लेके महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल टेंडरिंग कॉल किया है, जिसमें 5 करोड़ वैक्सीन महाराष्ट्र को मिलनी है, ऐसी आशंका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो महाराष्ट्र सरकार दूसरी लहर में भी बैक फुट पे लग रहा था, वो अभी थोड़ा फ्रंट फुट पे है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, तो धीरे धीरे जो लोगों की शिकायत है वो धीरे धीरे कम होती दिखाई दी। लेकिन आनंद, कम से कम राहत की खबर यह है कि केसेस का आने कम हुए हैं, आंकड़े तो कम से कम ये बता रहे हैं। ये आंकड़ों की बात करें तो संक्रमितों के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मृतकों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, ये सबसे चिंता की बात है। लेकिन नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार आंकड़े छुपा रही है, खासतौर पर मुंबई में जो संक्रमित और मृतकों का आंकड़ा है, उन्होंने कहा था कि 9,000 के करीब मृतकों का आंकड़ा ही रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, तो ये कहीं ना कहीं ये आंकड़ों पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। ठीक है, गुलशन के पास चलेंगे दिल्ली में। गुलशन, अभी ये आंकड़ों की बात हर जगह से निकलकर सामने आ रही है कि जो सरकारें हैं वो इसमें कुछ खेल कर रही हैं, क्या दिल्ली में भी ऐसा कुछ है क्या? देखिए, विरोधाभास की बातें शुरू से ही आंकड़ों में रही है, जो पक्ष और विपक्ष है इसके बीच भी जमकर इस बात की सूची में देखने को मिली कि आंकड़ों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो लोगों के गले नहीं उतर रहा। इस बात के विरोधाभास जरूर है, लेकिन सरकार का दावा है कि वो जो आंकड़े हैं वो अस्पतालों से लिए जा रहे हैं और संस्थाओं से लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल सटीक है। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है, जैसे देखिए, अब मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँ कि 24,305 दिल्ली में बेड है, जिसमें से ऑक्यूपाइड बेडों की संख्या 14,399 है, वहीं वैकेंट बेडों की संख्या 9,906 है। तो जब इतनी वैकेंट संख्या है और तो इलाज में फिर भी कई जगह गाहे बगाए लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। हमने देखा कि शमशान घाटों के बाहर लाइन लगी, अस्पताल के लिए लाइन लगी, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी, रेमडेसिविर के लिए कालाबाजारी हुई। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि जो आंकड़े हैं वो लोगों के गले नहीं उतर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, अब सुदीप, कल गरिमा दसौनी बोल रही थी कि 90% ऐसी सेंटर हैं जहां पर वैक्सीन लग ही नहीं रही है, तो उत्तराखंड में वैक्सीन के लिए दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि सरकार का नया जो स्टॉक है, जो आना है, उसके लिए भारत सरकार से 20-21 तारीख का इंतजार है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने स्तर से भी ग्लोबल टेंडर कर दिए हैं ताकि वैक्सीन राज्य सरकार को उपलब्ध हो पाए, लेकिन पूर्णता बंद है वैक्सीनेशन, ऐसा नहीं है। 45+ के लिए जारी है, 18+ के लिए कुछ स्थानों पर जारी है। सेंटर कुछ जरूर कम किए गए, लेकिन जीरो कहीं भी नहीं है, जैसा कि हम दिल्ली या दूसरे राज्यों में देखते हैं कि जीरो जैसी स्थिति हुई है। जीरो जैसी फिलहाल स्थिति नहीं है, लेकिन कोटा बहुत कम बचा है और सरकार को उम्मीद है कि कल तक, यानी कल दिन गुरुवार तक, उसे 12 बजे तक ये खेप मिल जाएगी, करीब 2 लाख वैक्सीन की, इससे रिलीफ होगी और इस बार सरकार पहाड़ों में अधिक खेप भेजेगी वैक्सीनेशन के लिए। अभी ये खबर आई है, लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कर्फ्यू बढ़ाया गया है, नई गाइडलाइन आई है उत्तराखंड में, लोग पालन कर रहे हैं?
निश्चित तौर पर कर्फ्यू का पालन हो रहा है। पुलिस की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 लाख से अधिक चालान हो चुके हैं बीते 1 महीने में। देहरादून में नंबर सबसे ज्यादा है, तो सख्ती भी हो रही है, लोग पालन भी कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर हम देखते हैं कि लोग बेवजह घरों से निकलते हैं, अकारण घरों से निकलते हैं, तो पुलिस ने उनके लिए कैदी वाहन तैयार कर रखा है, उसमें बैठा के उनका जुलूस निकाला जाता है और फिर थाने पे माफी मंगवा के छोड़ दिया जाता है कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। पर एक बहुत बड़ी समस्या ये भी देखने में आ रही है, एक बहुत बड़ी समस्या ये देखने में आ रही है कि लोगों के सामने आर्थिक संकट बनता जा रहा है, पैसे के क्राइसिस खड़े समाप्त है। अब कुछ दिनों पूर्व सरकार ने भी ये माना था कि अब जो नेक्स्ट एजेंडा होगा वो रोजगार, लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर होगा, लेकिन मौजूदा समय में फिलहाल कोविड को लेकर चिंता है। जो कोविड केसेस से कंट्रोल करें, पहाड़ों को सुरक्षित करें, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कोविड डबल मार लेके आया है। एक तो कोविड के केसेस से आर्थिक स्थिति बिगड़ी ही, दूसरा पर्यटन भी चौपट हो गया है। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल और जो कौसानी, अल्मोड़ा है, ये सब सन्नाटे में है, जहां इस वक्त वेटिंग होती थी, लाइन लगी रहती थी। तो ये एक निश्चित तौर पर सरकार की जो रीढ़ है, जो बैकबोन है, उस पर ये अटैक हुआ है। अब रेवेन्यू की स्थिति में सरकार कैसे सुधार करेगी, कैसे अपने आप को रिवाइव करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल सुदीप, और ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। जो लोग रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनका गुजारा कैसे चलेगा, कैसे वो आगे चलेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मौतों का आंकड़ा यहाँ पर आनंद जो है वो कम नहीं हो रहा है। आपको लगता नहीं है क्या कि ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, या फिर सरकार से या शासन प्रशासन से कहीं कोई चूक हो रही है, कहीं कोई गलती हो रही है, लग रहा है आपको? कि देखिए, ऐसा है कि दूसरी लहर में जो मृतकों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मरीज जो है जिसका संक्रमण होने के बाद 3-4 दिन घरों में ही बैठ रहे हैं, लोकल मेडिसिन पे जाके मेडिसिन ले रहे हैं, जिसके कारण वो कोरोना का फैलाव जो है वायरस का शरीर में हो रहा है। और जब क्रिटिकल हो रहे हैं, जब उसके लक्षण अति तीव्र हो रहे हैं, उसके बाद अस्पतालों में जा रहे हैं, तो डॉक्टर भी मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। और उसी में हम ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के संक्रमण और मृतकों का आंकड़ा आए दिन बढ़ रहा है। तो सरकार ने तो अपनी तरह से प्रयास किए थे, लेकिन मरीज लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिस कारण लोग घरों में ही बैठ रहे हैं कोरोना का संक्रमण होने के बाद भी, और जब क्रिटिकल हो जाता है तब अस्पतालों की ओर जाते हैं। उस कारण कहीं ना कहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है गुलशन, दिल्ली में अभी तीसरी वेव के लिए कोई तैयारी की जा रही है क्या? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं लगातार कि आने वाला वक्त जो है तीसरी वेव में बच्चों के ऊपर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अभी सिंगापुर के लिए भी उन्होंने कल बयान दिया कि फ्लाइट रोक देनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई तैयारी की जा रही है क्या? मैं कहूँगा पूरे देश में थर्ड वेरिएंट को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थर्ड वेरिएंट को लेकर जिस तरह की एक्सपर्ट बात कर रहे हैं वो अपने आप में डराने वाली बात है, चिंता की बात है, गंभीर होने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली सरकार का दावा है कि और एक्सपर्ट की राय के मुताबिक कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कर पाएंगे उतना ज्यादा हम थर्ड वेरिएंट को रोक पाएंगे। थर्ड वेरिएंट अभी फिलहाल हमारे सामने नहीं है, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हम खुद को एंटी जो बॉडीज है वो बनाने में सक्षम कर लें। उसका एक ही मात्र तरीका है, क्योंकि इसको सिर्फ टीकाकरण के जरिए बनाया जा सकता है। तो फिलहाल दिल्ली सरकार चाहती है कि टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए लिहाजा दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास कर रही है थर्ड वेरिएंट को रोकने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करने के लिए उसको सहयोग मिलने लगातार टीके की मांग की जा रही है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 18 से 44 साल के जो युवक है उनका टीकाकरण रुका हुआ है। ये अपने आप में चिंता की बात है। फिलहाल यही तैयारियां दिल्ली सरकार की नजर आती हैं। सुदीप, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी गाइडलाइन जारी की गई है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो देखिए पीजीआई के डॉक्टर्स की वहां पर टीम बनाई गई है, उत्तराखंड में ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर एसओपी जारी कर दी है कल उत्तराखंड शासन ने। जो ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाएं हैं, उसमें इंजेक्शन है और टैबलेट है, उनको गवर्नमेंट अपने नजर में लेके वितरण करेगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एसओपी जारी की है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों के लिए अफसर नियुक्त किए गए हैं। अभी तक उत्तराखंड में करीब 25 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 मौतें आधिकारिक तौर पर हैं, जिसका सिर्फ वजह ब्लैक फंगस बताया जा रहा है। कल जो सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि जो ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाएं हैं, इनकी कोई दवाओं की कोई किल्लत नहीं है, पर वितरण सही हो और लोगों तक पहुंच सके, जरूरतमंदों तक ही, इसके लिए भी एसओपी जारी की गई है। आनंद, पूरे देश से मुंबई लोग पहुंचते हैं, अब वो वहां पर लॉकडाउन है, तूफान आया हुआ है, कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, मौतों का आंकड़ा रुक नहीं रहा है। कितनी दिक्कतें हो रही होंगी उनको, जो लोग रोज कमाते होंगे, खाते होंगे, वो क्या कर रहे होंगे? क्या सरकार की तरफ से कुछ किया जा रहा है उनके लिए?
जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं उनके लिए मुफ्त में अनाज की सोय है, शिव भोजन थाली मुफ्त में उनको पार्सल मिल सकती है घर पे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ऐसे कितने लोग और ऐसे कितने सेंटर्स है जहाँ तक प्रशासन की यंत्रणा पहुंच सकती है। तो और जो पहली लहर में हमने देखा था कि एनजीओ हो या जो टाटा लोग हैं जो अनाज की मदद कर रहे थे, दूसरी लहर में देखा गया है कि कोई सामने नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ कुछ जगह पे है लेकिन वो प्रतिशत बहुत कम है। जिस तरह से पहले इसमें हमने ह्यूमैनिटी के कई एंगल देखे थे कि लोगों को मदद की जा रही थी, लेकिन आज भी अगर मुंबई में देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो रोज कमा कर खाते थे, उनको दिक्कतें आ रही है। सरकार की अपनी मर्यादा है, सरकारी सिस्टम पूरा ये लोगों को मदद नहीं कर सकता, उनको अलग अलग जगह काम करनी होती है। तो पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं वो भी सफर हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि कई लोगों के जॉब भी गए हैं कोरोना की दूसरी लहर में, तो उनके सामने भी कई दिक्कतें हैं। तो जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं वो लोग और जिनकी जॉब्स गई है उनके लिए अभी सरकार क्या कर पाती है ये देखना होगा। गुलशन सैफी, अभी लॉकडाउन हुआ है दिल्ली में भी, और तो वहां पर किस तरह की तस्वीर देखी जा रही है? लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या? वहां पर भी रोजगार की दिक्कत है? जी, निश्चित रूप से रोज कमाने और रोज खाने वालों के लिए लॉकडाउन एक बड़ी आपदा से कम नहीं है, जहां एक और महामारी और दूसरी ओर बेरोजगारी, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना निम्न वर्ग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और यही समस्याएं लॉकडाउन के दौरान आ रही हैं। यही वजह है कि सरकार ने भी ऐलान किया है कि जो राशन कार्ड धारक होंगे उन्हें भी राशन मुफ्त दिया जाएगा, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा उनको भी राशन दिया जाएगा। तो सरकार भी समझ रही है। लेकिन अगर बात करें सपोर्ट की दिल्ली की कि आखिर दिल्ली किस तरह सपोर्ट कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में लॉकडाउन से पहले एक सर्वे किया जा रहा है, और उस सर्वे में अमूमन 74 से 75%, 73% लोगों का मानना होता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। अगर हम व्यापारी संगठनों की बात करें तो कैट से हमारी बात हुई थी, पिछले जो सप्ताह में लॉकडाउन बढ़ाया गया था, तो उन्होंने स्वयं पहल करते हुए 10 दिनों का लॉकडाउन आगे बढ़ाया था, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी महामारी है। इससे निपटने का हमारे पास एकमात्र उपाय है लॉकडाउन। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा वायरस है जो अभी ना तो पानी से फैल रहा है, ना ये हवा से फैल रहा है, अभी फिलहाल ये लोगों के बीच फैल रहा है। तो इसकी दूरी को तोड़ने के लिए हमारे को लॉकडाउन करना ही होगा। इस बात को सरकार भी समझ रही है और इस बात को जनता भी समझ रही है। जी गुलशन सैफी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आनंद मुंबई से हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। और सुदीप, आप उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात वहीं पे बनी हुई है, क्योंकि मौत के आंकड़े जो हैं वो कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। नए केसेस में कमी आई है, हर जगह हर राज्य में नए केसेस में कमी आई है। सरकार कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कामयाब साबित होती दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।